प्रीपोजिशंस पर आज क्लास लेते हैं। बहुत ही वेग सा और वास्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। आवाज धीमी आ रही है क्या? आवाज स्लो आ रही है क्या बेटा? बताना तो। धीमी है आवाज, स्लो कैसे है? है ना, स्लो है ना। चलो 1 मिनट आवाज थोड़ी सी चेक करते हैं, उसके बाद में है ना, क्लास चल रही है, चलती क्लास में ही कर लेते हैं। अब देखो, देखें, अब वॉइस क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। नेमू भी है क्या बाड़मेर से? स्वागत है नेमू। अब देखो, देखें, अब ठीक है। वॉइस क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। चलिए बेटा जी, प्रीपोजिशंस पर बात करते हैं बेटा। विक्रम प्रणाम। डॉन किंग गुड इवनिंग, स्वागत है सबका, आ जाओ। और हम क्लास में आज एक बहुत यूजफुल टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, प्रीपोजिशंस। अभी आपकी क्लास से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैंने गीतांश परी प्रीपोजिशंस के 11 वीडियोस डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तो उसको तो पढ़ाने की जरूरत मुझे लगी नहीं, लेकिन उसमें जो संभवतः मैंने नहीं पढ़ाया उसकी चर्चा कर लेते हैं। इधर देखो, दीपिका गुड इवनिंग बेटा। इधर देखो, थोड़ी देर लिखना नहीं है, कुछ समझा देता हूं। अगर कोई आपसे कभी ये कहे कि उसको सारे प्रीपोजिशंस आते हैं, तो या तो बेटा जी वो झूठ बोल रहा है या बहुत ही विलक्षण है। ईमानदारी की बात बताऊं क्या, आप मेरे से अभी कह दें कि सर प्रीपोजिशन संख्या में कितने ये बता दो आप, तो मुझे तो एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता यार, कि 20 होते हैं कि 22 होते हैं कि 24 होते हैं कि 29 होते हैं। सही बात ये है। लिस्ट लिखवा दो सर, तो मैंने तो आज तक कहीं कोई ऐसी सटीक लिस्ट भी नहीं देखी, चाहे वो इंडियन राइटर्स की बुक्स हो चाहे इंग्लैंड के राइटर्स की बुक्स हो, जहां पर कोई 10, 15, 20, 25, 40 प्रीपोजिशंस की लिस्ट हो। एक बहुत यूजफुल टॉपिक भी है, नेचर समझना इसकी।
जो मेरा अनुभव मुझे सिखाता है कि प्रीपोजिशंस का क्लासरूम में पढ़ने पढ़ाने का खेल 5, 7, 10% से ज्यादा नहीं है। मतलब प्रीपोजिशंस की क्लासरूम में पढ़ने वाली विषय वस्तु 5-10% से ज्यादा नहीं है। बाकी सर, बाकी प्रीपोजिशंस के फिक्स यूसेस हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पर। देखो, मैंने प्रीपोजिशन शब्द को आपकी सुविधा के लिए इस तरीके से लिख दिया। प्री मतलब पहले, पोजीशन स्थिति। ध्यान रखना बेटा, एक ऐसा शब्द जो अपने बाद में लिखे हुए शब्द की अपने से पहले लिखे हुए शब्द के संबंध में पोजीशन को क्लियर करता हो, वो प्रीपोजिशन। कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन खाली जोड़ता है। कुछ कुछ कंजंक्शन जैसा प्रतीत होता है, इसलिए बच्चे कंजंक्शन में और प्रीपोजिशन में फर्क नहीं कर पाते कई बार। सीनियर क्लास है बेटा, एडवांस लेवल पर क्लास है, इसलिए हो सकता है थोड़ी स्टेज के बाद में मैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बीच की रिलेशनशिप को भी आपके साथ में डिस्कस करूं। मतलब सर, एक ऐसा शब्द जो अपने बाद में लिखे हुए शब्द की अपने से पहले लिखे हुए शब्द के संबंध में पोजीशन को क्लियर कर दे, वो प्रीपोजिशन। जी बिल्कुल, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। मिनल, गुड इवनिंग बेटा। इधर देखो, देखो कितनी छोटी सी बात है। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। रामेश मेरी बात को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। अब देखना बेटा, चेयर में और सिटिंग में क्या रिलेशनशिप है। बाकी दो हिडन है क्या बेटा? ये हिडन कैसे होते हैं यार कमरू, मुझे नहीं पता। या तो इसका मतलब ये होगा कि जिस दिन प्रीपोजिशन की क्लास लेनी होगी उस दिन कोई तकनीकी तकलीफ हो गई होगी। हिडन वही होते हैं क्या? अनअवेलेबल है, कोई बात नहीं। नो तो देखो कि 5-7 बड़े पढ़ा दे, वो पढ़ाने पर अधिकांश वही रिपीट होंगे, क्योंकि वो जो क्लासेस थी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करके ली गई थी। तो उसमें अधिकांश उन्हीं प्रीपोजिशन, अब तो मेरे को याद भी नहीं कि कौन कौन से पढ़ाए, पर दोबारा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर टारगेट करेंगे बेटा तो मोर और लेस वही सब रिपीट होंगे। इधर देखो, चेयर के बीच में और सिटिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है? चेयर और सिटिंग के बीच में किस तरीके की पोजीशन है, उसको क्लियर करने का काम प्रीपोजिशन करता है। और बात को समझना बेटा, यहां पर अब आपके लिए यह तय कर पाना बेहद मुश्किल होगा, रादर इम्पॉसिबल होगा कि सर यहां तो यही प्रीपोजिशन लगेगा। यार आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है बेटा, चेयर में और सिटिंग में रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करनी है। तो प्रीपोजिशन भी तो आप ही लगाओगे ना। आप जिद करके कह सकते हो क्या कि सर यहां तो इन ही लगेगा, गारंटी है क्या? अगर आपको जो पोजीशन इन स्टैब्लिश करता है वो पोजीशन स्टैब्लिश करनी है तब तो इन लगाओ, और अगर ये पोजीशन नहीं बतानी है तो इन क्यों लगाओगे? हैंडल वाली चेयर है, बैक रिक्लाइन करने को है, इस तरीके की चेयर है, तब तो इन लगा देना। और डाइनिंग टेबल वाली चेयर है जिसके हैंडल्स नहीं है बेटा, तो इन क्यों लगाओगे? कोई ऑन लगा दे तो गलत हो जाएगा क्या? कोई सत्ता लोलुप व्यक्ति हो, राम कुर्सी छूटे ही कोनी, सपने में भी सोवे तो ही कुर्सी रे बात गालर सोवे।
वो नियर, आप कह दोगे क्या नियर गलत है? याद रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं। कई बार इस तरीके के सवाल बच्चों के मन में आते हैं, और चूंकि बच्चे नए होते हैं उनको लगता है कोई एक खास प्रीपोजिशन लगेगा। कोई नहीं लगेगा बेटा, आपकी चॉइस है सिटिंग में और चेयर में किस तरीके की रिलेशनशिप बिठाना चाहते हो। यहां कुछ भी गलत नहीं हो सकता, भाव बदल सकता है। भाव इन वाला हो और आप ऑन लगा दें, ऑन वाला हो और आप नियर लगा दें, तो सिटिंग और चेयर की पोजीशन में बदलाव हो सकता है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यह गलत है। ध्यान रखना। तो अब यहां पर सवाल सही और गलत का नहीं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का भी है। नॉर्मन लेविस ने कहा ना, से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से। क्या वही कह रहे हैं जो कहना चाहते हैं, या मन में विचार कोई और है और जबान पर शब्द उस भाव को नहीं पहुंचा पा रहे? कम्युनिकेशन फ्लो हो जाएगा। कोई कहेगा इन ही लगेगा, टेका है क्या? ऑन ही लगेगा, गारंटी है क्या? नियर ही लगेगा, क्यों लगेगा जी? कोई बच्चा है, कोई बच्चा है कुर्सी के नीचे घुस गया हो, अंडर, अंडर। बेटा आपको पोजीशन बतानी है, इसलिए ध्यान रखना। अबाव, जैसी पोजीशन बताना चाहते हो वैसा प्रीपोजिशन लगेगा। तो यहां पर प्रीपोजिशन का सेंस या प्रीपोजिशन का प्रयोग संभवतः है बेटा जी गलत नहीं होता। आप जो कहना चाहते हैं शायद वो बात न कह पाए गलत प्रीपोजिशन के चयन से, लेकिन ये एग्जाम्पल इस बात को तो इंडिकेट करता ही है कि प्रीपोजिशन का यही रोल है बेटा जी। प्रीपोजिशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्री प्लस पोजिशन। एक ऐसा शब्द जो अपने बाद में लिखे हुए शब्द की अपने से पहले लिखे हुए शब्द के संबंध में पोजीशन को क्लियर करता हो, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इसलिए यहां प्रीपोजिशंस का प्रयोग कभी भी गलत नहीं हो सकता। राइट बेटा? इन कैसे रिलेशनशिप बताता है, ऑन कैसे रिलेशनशिप बताता है, नियर कैसे रिलेशनशिप बताता है, अंडर कैसे रिलेशनशिप बताता है, अबाउ कैसे रिलेशनशिप बताता है, ये मैं सिखा सकता हूं। ये पढ़ने पढ़ाने की विषय वस्तु है बेटा जी। लेकिन आपके जीवन में अगर ये सेंटेंस बनाना हो तो आप यहां पर इनमें से कौन सा लिखेंगे, ये फैसला सारी जिंदगी आपकी निजता है। वो मेरे जैसा बाहरी आदमी कभी पंचायती करके ये नहीं कह सकेगा कि इन लगाओ या ऑन लगाओ। मेरी बात समझना बेटा, ये इंडिपेंडेंस का एक अलग लेवल है यार। इस सीनियर क्लास के लिए तो मैं सपना भी यही देखता हूं। मैंने इन बच्चों में ज्ञान की भूख जगाने की कोशिश की है, और वो जो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसमें समिधा भी मैं रोज देता हूं। उत्सुकता की, सफलता की, लालसा की, लोकेशना की, धन की, जिससे आपकी ये अग्नि प्रज्वलित रहे। सूचना के स्तर पर आप एक आम बच्चे से फार सुपीरियर और बेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी उसको रिफ्लेक्ट होने में और वक्त लगेगा, अभी पका नहीं है ज्ञान, अभी और जियो। और ये ट्यूशन क्लास, सीनियर क्लास खत्म होने के बाद में भी अगर आप मेरी लालसा पूछें, ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ तो किसी न किसी रूप में संपर्क रखेंगे बेटा, पर ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं सलाह दे ही सकता हूं कि यार घर पे बैठ के क्या करोगे बेटा, क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद घर पे बैठ के क्या करोगे। लग्नेश राठौड़, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं आपको जूनियर क्लास के कुछ बच्चे डाइवर्ट कर दूंगा, है ना, उनको गाइड करो,
उनको लीड करो, लीडरशिप सीखो ना, नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करो। उन बच्चों को मोटिवेट करो, वो आपके साथ अंग्रेजी बोलें। वो जब गलतियां करें तो उनका समाधान करने की कोशिश करो। आपसे नहीं हो तो मेरे से पूछो। स्वायत्त शासी बनो। ग्रामर को अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करने की योग्यता हासिल करो। समय लग रहा, मेरा लग रहा, चिंता क्यों करते हो? तो बेटा जी, कोई अच्छा पैसे वाला आदमी घर बनाता है ना, वो घर बनाने में 2 साल लग जाते हैं। अपनी औकात को नियोजन, मैंने कोई किसी एक घर के बारे में एस्टिमेट पूछा किसी आर्किटेक्ट ने, तो मैंने कहा यार 2-2.5 करोड़ रुपए लगे होंगे। वो धीरे से हंसा और उसने बोला सर 12.5 करोड़ रुपए लगे हैं। मैं क्यों, मेरी तो औकात से बाहर का अमाउंट है, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो मकान वाकई बड़ा मकान है, 3-4 मंजिला मकान है, अंडरग्राउंड वगैरह, लगे होंगे 12.5 करोड़। पर कहने का उद्देश्य ये है बेटा कि अगर 10-12 करोड़ रुपए लगा करके किसी ने मकान बनाया है तो वो मकान बनने में 2 साल लगे होंगे, राइट ना? उस 2 साल के दौर में निर्माण की प्रक्रिया में वो मकान ईंट, गारेर, पत्थर, पानी से सना हुआ रहा होगा। उसका खूबसूरत स्वरूप आने में 2 साल लगे। यहां तो इंसानी जिंदगियां बन रही है बेटा, 2-2.5 साल लगाओ ना। ऐसे 50 मकान बनाने की योग्यता आप में आ जाएगी। इसलिए ट्यूशन क्लास ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं ये सुविधा दे ही सकता हूं कि अपनी जब ग्रामर खत्म हो जाए तो घर पे मत बैठना, लीडर बनना, इंडिपेंडेंट बनना, इस लेवल पर तैयार होकर के जाना कि जिस दिन चाहो उस दिन अपनी आर्थिक परेशानियों को मिटाने लायक एक्सपर्टीज आपके पास में है। पड़ोस के 2-4 बच्चे इकट्ठे करके पढ़ाओ ना उनको, पहले फ्री पढ़ाओ, आपका अनुभव हो जाएगा। उसके बाद में यार बेटा, मैं कभी किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई क्लास नहीं लगाता, है ना। सारी क्लासेस मेरी 0 से शुरू होकर के हाईएस्ट लेवल तक जाती है, फिर वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर कर लेती है। तो अब जब यहां तक आ गए तो फिर ये छोड़ना नहीं है। अब तो ये आपकी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट बने और आपसे मिलने वाले आदमी को आपके ज्ञान की ताकत का एहसास हो जाए बेटा। जीवन पर्यंत आपकी मजबूत विधा तैयार हो रही है। तो मिनख बन रहा है, मिनख बोलो अठे तो टाइम लागे सी, और लगा देना, ये आपकी लाइफ का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपको याद रहेगा बेटा। तो प्रीपोजिशंस में पहली अवस्था, आप जो चाहें वो प्रीपोजिशन लग सकता है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही है ये गलत है, बशर्ते आपको पता हो कि कौन सा प्रीपोजिशन किस तरीके की रिलेशनशिप बताता है और आप वही रिलेशनशिप बताने के लिए ये प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, तब तो आपकी बात आपके अर्थ में लोगों तक पहुंच जाएगी बेटा। अर्थ ये होगा, प्रीपोजिशन ये लगा दोगे तो बात डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो पहला प्रीपोजिशन का ये एस्पेक्ट समझा पाया मैं, प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन और प्रीपोजिशंस के यूज में आपके पास में जो लिबर्टी है। तो इस तरीके के मामले में अगर कभी कंफ्यूज्ड हो ना, तो ये मत समझना कि आपको प्रीपोजिशन नहीं आता या इसका कोई नियम है, मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुआ इसलिए गलत हो गया। ठीक बात है। दूसरा बेटा, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूज है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। इसको पढ़ने पढ़ाने का दुनिया में कोई विधान नहीं है। द इंग्लिश पाठशाला, प्रणाम बेटा प्रणाम। इसको पढ़ने पढ़ाने का दुनिया की किसी ग्रामर की किताब में कोई विधान नहीं है
जितने ज्यादा मीनिंग्स याद होंगे उतने ही फिक्स्ड प्रीपोजिशंस उनके साथ में आपको याद होते चले जाएंगे। ये सब सीखने के लिए डिक्शनरी पर रिलाय करना पड़ता है ना। राम इज सिटिंग इन अ चेयर, मीनिंग्स की तरह याद करने पड़ते हैं बेटा, जितने ज्यादा याद होंगे। अब होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप नब्ज टटोलो ना बेटा, तो वहां पर भी फिक्स सा ही मामला है। बरसों से एक जैसे उदाहरण पूछे जाते रहे हैं, तो कोई 500-400 ऐसे फिक्स्ड यूसेज ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं जो घुमा फिरा करके हर साल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर along with the words that you use। ठीक है जी। एक दिक्कत और आती है, क्या? नो प्रीपोजिशन। ये तकनीकी बात है, लेकिन इसमें भी एक्सपर्टीज के लिए एक बहुत अलग तरीके की इंडिपेंडेंस चाहिएगी। ये क्या अवस्था है बेटा? जहां उस शब्द के बाद में कोई प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं। अब सुने मेरी बात, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एक वर्ब अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेता है। एक वर्ब अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेता है, ठीक है। क्या हर एक वर्ब लेता है? नहीं लेता। आपको पढ़ाया हुआ है ये जूनियर क्लास में, क्या वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है बेटा जी जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी में जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा उसके लिए वीटी लिखा हुआ मिलता है, और वीटी की फुल फॉर्म होती है बेटा जी वर्ब ट्रांजिटिव। और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता बेटा जी उसको वर्ब इंट्रांजिटिव कहते हैं, और डिक्शनरी में उसके आगे वीआई लगा रहता है। आप तो इससे एक कदम आगे भी जानते हैं ना। क्या सर बार बार डिक्शनरी देखें? अरे नहीं बेटा। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है बेटा जी जो सब्जेक्ट से शुरू होकर के ऑब्जेक्ट पर खत्म हो। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होकर के ऑब्जेक्ट पर खत्म हो। ट्रांजिटिव इज मेड अप ऑफ द वर्ड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है गमन। तो कोई ऐसी एक्टिविटी हो बेटा जी जो सब्जेक्ट से शुरू होकर के ऑब्जेक्ट पर खत्म हो। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, द बॉय किक्स द बॉल। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है बेटा जी। द बॉय किक्स, इमेजिन करो किक मारने की एक्टिविटी बॉय से शुरू होकर के बॉल पर खत्म हुई कि नहीं। तो ये जो किक है बेटा डिक्शनरी में इसके आगे वीटी लिखा है, और एक्टिविटी बॉय से शुरू होकर के बॉल पर खत्म हो रही है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अब मेरी बात गौर से सुनना, ट्रांजिटिव वर्ब चूंकि खुद अपना ऑब्जेक्ट लेने में सक्षम होता है, इसलिए किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो नो प्रीपोजिशन वाली सिचुएशन कहां पर जनरेट होती है? जब भी आप कोई सेंटेंस बनाओ बेटा और उसमें आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हो, तो चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब खुद अपना ऑब्जेक्ट लेने में सक्षम है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन पर निर्भर नहीं रहना। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, इसका ऑब्जेक्ट सीधा आ जाता है। फेयर एनफ?
इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं बेटा जी, उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता, उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता। अभी देखते हैं बेटा कैसे होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होकर के सब्जेक्ट तक ही सीमित रहते हैं, वो बहिर्गामी नहीं होते। उस एक्टिविटी का आउटवर्ड मूवमेंट नहीं होता, सब्जेक्ट से शुरू होकर के सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। जैसे राम इज स्लीपिंग, अब गौर से देखो, सोना ऐसी गतिविधि है जो राम से शुरू होकर के राम तक ही सीमित है, कहीं उसका बहिर्गमन नहीं हो रहा। ये वर्ब इंट्रांजिटिव का कैरेक्टर होता है, एक्टिविटी सब्जेक्ट से शुरू होकर के सब्जेक्ट तक ही सीमित रहती है। राइट? ये वर्ब अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेने की स्थिति में नहीं होता, इसकी नेचर ही नहीं है। इसको जब अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन लगता है। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तुम सा, और यही सफलता का मूल मंत्र भी है। दुनिया का कोई टीचर चाहे कितना ही पढ़ा दे, असल ज्ञान उस दिन मिलेगा जब आप अपने आप को पढ़ाओगे। और ये जो तेरा भी सवाल था ना कि प्रैक्टिस कहां से करें, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 4-5 गाइडें खरीद लाओ, पुराने 10 सालों के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठे कर लो, है ना, उनको घड़ी सामने रख करके निर्धारित समय में सॉल्व करने की आदत डालो। देखो तो सही क्या चमत्कार होता है। हम अक्सर जो एग्जाम जैसी परिस्थिति है वो घर पे कभी क्रिएट नहीं करते। फौज में एक कहावत है, प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना बहेगा जंग में उतना ही कम खून बहेगा। अभी गर्मी आ रही है ना, जब टेम्परेचर 50 डिग्री होगा ना, तो भारतीय सेनाएं रेगिस्तान में जाकर के प्रैक्टिस करेंगी। युद्ध कोई हमसे पूछ के थोड़ी होगा। रात को प्रैक्टिस करती हैं जब टिकता नहीं है। युद्ध तो ऐसी भी विषम परिस्थितियों में ही होता है। दिसंबर जनवरी में जब सर्दियां बहुत होती हैं, विजिबिलिटी बहुत कम होती है फॉग की वजह से, तो हमारी सेना युद्धाभ्यास करती है विपरीत परिस्थितियों में। और इसी प्रैक्टिस का परिणाम है गलवान में भी टिके हुए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है बेटा जी सियाचिन में, वहां पर भी टिके हुए हैं, जहां सर्दियों में टेम्परेचर -30, 35, 40 तक चला जाता है। किसी दुनिया के देश की सेना इतने ऊंचे बैटलफील्ड में नहीं टिकी है, भारतीय सेना टिकी है। चेरांगा ने दुख देना घेर रहा क्यों है? आपको सियाचिन की स्टोरी पता है? सियाचिन हमारा इलाका नहीं था, पाकिस्तान का इलाका था, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में कोई पोस्ट पर नहीं रहेगा, नीचे आ जाएंगे। पाकिस्तानी सेना नीचे आ गई, भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। अरे नहीं बेटा, कमरू की एहसान को नहीं यार, थे मारा छोटा टाबर हो तो मैं थानी मदद कर काहे रो एहसान करूंगे ला, मेरा उत्तरदायित्व है ये, और मैं बहुत मन से और बहुत सकारात्मकता के साथ मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप तो मेरे स्टूडेंट्स हो यार, मैं तो अनजान व्यक्ति को भी मदद से मना नहीं करता अगर वो मेरे सीमा क्षेत्र में होता है तो। कोई एहसान नहीं है बेटा, ये मेरा उत्तरदायित्व है। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, मुझे तो उसी में रिवॉर्ड मिल जाएगा, है ना। इस सकारात्मकता का एक अलग आनंद है, मैं उस आनंद से सरोबार होता हूं आपकी वजह से, इसलिए मेरे जीवन में आनंद लाने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं। और इधर 99 में कौन सा है? कारगिल, कारगिल हमारा इलाका था, तो हम भी सर्दियों में नीचे आ जाते थे। पाकिस्तान ने इस पर नजर रखी, उन्होंने कहा कारगिल पर अपन कब्जा कर लो, जो भारत ने किया वो हम कर लो।
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को विश्वास में लिए बिना यह योजना बनाई गई। सिर्फ 4 लोगों को पता था पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री को भी पता नहीं था, और उन्होंने योजना बनाई कि कारगिल पर कब्जा कर लो तो इनको सियाचिन तक जाने नहीं देंगे, तो सियाचिन भी हमारा हो जाएगा। कागजों में तो योजना बहुत अच्छी थी, है ना। तो उन्होंने आपस में 4 लोगों ने चर्चा की कि यार अपन उनकी चौकियों पर कब्जा करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोग अपन माजने में धूड़ कौन गाली खाएं, तो हम सैनिकों को सैनिक वर्दी पहनाएंगे नहीं, हम तो कह देंगे विद्रोही है। बोले भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो युद्ध कभी नहीं छेड़ सकता क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं। तो फुल प्रूफ प्लान बनाया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी तरफ से, पर उसको यह नहीं पता था कि भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के पाकिस्तान ने माजने में इतनी धूड़ गलाई कि आखिर मियां नवाज शरीफ ने कहना पड़ो कि मारी लार छोड़ाओ रे, जन अमेरिका क्यों एक ही शर्त पर छूटे, थारा भारत ने तो हवाई जहाज भेज दिए, भारत ने तो डिक्लेयर कर दिया ना हमारे खिलाफ तो वॉर है। पाकिस्तान तो नकार रहा था, सैनिक मर गए, उनकी बॉडी नहीं ले गए। कारगिल, सियाचिन आ जाओ। तो इंट्रांजिटिव वर्ब बेटा वो वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो इसको अपनी जरूरत पूरी करनी हो तो फिर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये बात ध्यान रखना बेटा, नो प्रीपोजिशन कब नहीं लगता, जब ट्रांजिटिव वर्ब हो। राइट सर आप कह रहे हो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो वो प्रीपोजिशन नहीं लगता, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो वो प्रीपोजिशन लेकर के इस कमी को पूरा कर देता है। हाँ बेटा, तो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है तो क्या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है क्या? बिल्कुल, ध्यान रखना मेरी बात। जैसे एक ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में अपना ऑब्जेक्ट लेता है बेटा, वैसे ही एक प्रीपोजिशन भी अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेता है। भूलना मत इस बात को, और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बेटा जी। अब ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी बन करके आएगा ना, तो आप इस बात को जूनियर क्लास में कम से कम 100 बार पढ़ चुके हो कि ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन के अलावा। अब इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, अ प्रीपोजिशन कैन ओनली बी फॉलोड आइदर बाय अ नाउन और बाय अ, nothing else can ever be written after a preposition. Why? Because preposition needs its object, and only noun and pronoun have got the guts to be the object of any verb or any preposition. इसलिए किसी preposition के बाद में या तो noun लगेगा बेटा जी या pronoun लगेगा, और कभी कहीं कुछ भी लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अब जब ये बात चली है तो इससे जुड़ी हुई एक बात और बता देता हूं। नाउन के मामले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बस नाउन आएगा। लेकिन प्रोनाउन का तो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव का केस अलग अलग है। तो जो प्रोनाउन लिखा जाएगा बेटा जी वो एक्यूजेटिव केस वाला लिखा जाएगा, मतलब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाली शक्ल में आएगा। बिल्कुल यार, इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ऑब्जेक्ट तो एक्यूजेटिव केस बन सकता है। तो जो प्रोनाउन लिखा जाएगा वो एक्यूजेटिव केस में होगा। मतलब कुछ बच्चे नए होंगे ऑनलाइन क्लास में, सारे बच्चे मेरे साथ एक ट्रैक से चलते हुए थोड़ी आ रहे हैं। कुछ बच्चे बीच में नए भी देख लेंगे जिन्होंने मेरे साथ पूरी विचारों की श्रृंखला नहीं बनाई है। बेटा जो प्रोनाउन लिखोगे ना वो ऑब्जेक्ट वाली शक्ल वाला लिखना।
है ना, मी, हिम, पवन प्रणाम बेटा, हर, देम, ये लिखना ऑब्जेक्ट वाली शक्ल, एक्यूजेटिव केस। राइट सर, राइट सर। और एक छोटी सी बात बता देता हूं, वर्ब तो कभी नहीं आएगा, आइदर नाउन और नो वर्ब। लेकिन अगर कभी वर्ब देखते हो, अगर कभी वर्ब देखते हो बेटा जी, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली शक्ल में आएगा। क्यों सर? बेटा वर्ब के साथ आईएनजी लगा करके आप उसमें नाउन का फोर्स पैदा कर देते हो। अब ये वर्ब नहीं रहा, शक्ल वर्ब वाली हो सकती है, पैदा वर्ब के घराने में हो सकता है, पर वर्ब है नहीं, तो नाउन बन गया। और जब ये नाउन बन गया तो इसका नाम होगा जीरंड। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा और उसमें जीरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा। अक्सर ट्यूशन क्लासेस में इन टॉपिक्स की चर्चा नहीं करते। ऐसा नहीं है बेटा कि दूसरे टीचर्स को आता नहीं है, टीचर सब गुणी हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए किसी स्टूडेंट के साथ में टीचर्स को लंबा तारतम्य चाहिए, बच्चे इतना अवसर देते ही नहीं। अब जब नई ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूं ना, तो काल जो मानो धड़क धड़क रहे। क्यों? बच्चे कितना विश्वास करके आते हैं। शुभ संध्या गोवर्धन, थैंक यू पवन। यार हम कब किसी गुरु के पास में गए और ये कहा कि गुरुजी 100% समर्पण के साथ में आया हूं, आप जब कहोगे तब जाऊंगा, आप कहोगे दिन है तो दिन है, आप कहोगे रात है तो रात है। हम तो शर्त युक्त होकर के जाते हैं, 1 घंटे का टाइम है, 4 महीने का टाइम है, ये छुड़वा दो, ये पढ़वा दो। अनकंडीशनल सरेंडर कर देना। जब भी कभी कुछ लेने जाओ वो मिल जाएगा जो जीवन में किसी को नहीं मिला। श्री कृष्ण किसके आश्रम में सीखने गए थे? सांदीपनी के। वो तो परब्रह्म थे, 64 कलाओं में निपुण पूर्ण अवतार था भगवान श्री कृष्ण का। सांदीपनी ने भी कहा कि प्रभु क्या लीला कर रहे हो, आपने तो आकर के मेरा मान ही बढ़ाया है। मैं वो वक्त भूल गया, कितने वक्त में उन्होंने सारी शिक्षा ले ली थी। वो टाइम मुझे याद था, मैं भूल गया। पर नर के रूप में आकर के नारायण ने ऊंचे मानदंड स्थापित किए और नर को यह सिखाया कि ये करना पड़ेगा, तू इसमें घालमेल मत कर। गुरु खने आर आ मत कह के मैं तो खुद नारायण हूं, गुरुजी थाने की सीखनो हुए तो बता दिया, मने तो सोई क्या आवे। भगवान आ कह कौन सकता गए, पर भगवान कठे ही आप सु बडेर सामने लपराया करी गए। मां कूट्यो तो कुटी जा के नहीं, बांध दिया तो मां से बंध गए कि नहीं। हाँ यार पवन, वो दिल की बात थी बेटा। और चूंकि मैं एक फुल फ्लेज शिक्षक हूं, मैं शिक्षक ही हूं इस जीवन में और किसी कैपेसिटी में नहीं हूं। इंटरनेट बाधित हो गया क्या? होना तो नहीं चाहिए ना, अपना तो इन्वर्टर से चल रहा है। 64 डेज में ना। हाँ, कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि से 64 दिनों में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो तो नारायण थे, उनको तो लीला करनी थी, बताना था कि भैया एक आम आदमी के लिए यही जीवन है। तो ये अब यहाँ चूं चूं कर गए। एक मिनट ये बात कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया अपना। तो ये जीरंड है ना, आगे चल करके इसको गौर से पढ़ेंगे।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाती है बेटा, अ वर्ब हैज गॉट द फोर्स ऑफ अ नाउन एंड इन दैट केस इट इज नोन एज जीरेंट। तो शर्तें तो यही फुलफिल हो रही हैं। किसी प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश में या तो नाउन करेगा, तो नाउन करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोनाउन अगर करेगा बेटा जी, वो तो छाती को तो है, कहां रो इन्वर्टर है, आएगी, चेक किया क्या? किसी प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, नहीं अरे ऐसे मारो मां तो खा रहे हो मतलब खून मारो भी मीठो लगे नहीं। लेकिन जो प्रोनाउन लिखा जाएगा वो तो ऑब्जेक्ट वाली शक्ल में आएगा, और हर एक प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट वाली शक्ल अलग है बेटा, ध्यान रखना। नॉमिनेटिव और पॉजेसिव केस मत लिखना, वर्ब कभी नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो आईएनजी लेकर के आएगा। आईएनजी बिकम्स अ नाउन एंड वी कॉल इट अ जीरेंट। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में एक ओवरऑल तस्वीर थी। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं बेटा चलते चलते। प्रीपोजिशंस को कभी हिंदी से मत पढ़ना। एक बड़ी दिक्कत है हमारे साथ, हम हिंदी भाषी लोग हैं बेटा, हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी के एक ही विचार के लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशंस अगर पढ़ने हो तो मॉडल्स की तरह पढ़ना, राइट ना। एवरी प्रीपोजिशन टॉक्स अबाउट अ सर्टेन पोजिशन, वो हिंदी में कैसे लिखा जाएगा वैसे मत करना, वरना मैं हिंदी में पर लिखवा करके इस पर के लिए 10 प्रीपोजिशंस का प्रयोग करवा लूंगा, हिंदी में सबके लिए पर होगा। तो हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना बड़ी चुनौती पैदा कर देगा, एक ही शब्द के लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस, राइट ना। इसलिए प्रीपोजिशंस को पढ़ने का सही तरीका यही है बेटा जी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which establishes the relationship between the two words, the one which has been written after this and the one which has been written before this. इस प्रीपोजिशन की पोजीशन को समझना। अब ये इन्वर्टर इतना ची ची कर रहा है, सौभाग्य से आपको आवाज नहीं आ रही, पर मुझे इरिटेट कर रहा है। लाइट चली गई है बेटा जी, इससे पहले कि ये सारे सिस्टम थैंक यू कहें। आज की हमारी क्लास बहुत है, प्रीपोजिशंस पर हमारा काम कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मेरी सलाह कि पहले जो 9 वीडियोस पढ़ें उनको जरूर